Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 8, continuation of alternating current chapter. Today we are going to discuss about series LCR circuit, where L stands for inductor, C stands for capacitor, R stands for resistor. So inductor, capacitor, resistor अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो यूजिंग फेजर डायग्राम हमको डेरिवेशन डिराइव करना है, ठीक है। सो जो भी कंडीशंस होगा हम देखेंगे क्या क्या हम ड्राइव कर सकते हैं उसके हेल्प से। तो अभी यहाँ पे इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, तो इनको समझने के लिए हमको ना कुछ टर्म्स लेना है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि अगर रेजिस्टर सिर्फ एसी सर्किट को कनेक्टेड है, कैपेसिटर सिर्फ अकेले अगर एसी सर्किट को कनेक्टेड है, इंडक्टर अकेले अगर एसी सर्किट को कनेक्टेड है तो क्या कंडीशन होगा। तो ये है हमारा हेडिंग, मतलब मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा जस्ट लाइक दैट आई एम राइटिंग। ये आप समझ लेना एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर। इसमें क्या होगा, हमने सर्किट में क्या किया, ईएमएफ अप्लाई किया। तो जो ईएमएफ आपने अप्लाई किया वो था ई नॉट साइन ओमेगा टी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ यू अप्लाइड। तो आपको करंट क्या मिला, तो हमको करंट मिलता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, आई नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, और ई और आई क्या है, दोनों सेम फेज में है। तो सेम फेज में कैसे पता चला, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। अगर प्लस माइनस होता तो फेज डिफरेंस होता। तो ई एंड आई मतलब ये क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ में आई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ में ई और आई का रिलेशन बता रहे हैं। तो ई एंड आई आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या होगा कि अगर आपने करंट को एक्स एक्सिस पे लिया है तो ईएमएफ को भी आपको एक्स एक्सिस पे ही लेना पड़ेगा। सो फॉर व्हाट रीजन आई एम टॉकिंग द करंट, क्योंकि सीरीज में ना करंट ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आपने अज्यूम किया कि चलो ठीक है, करंट का अगर देखो ये एम्पलीट्यूड होता है, मतलब यहां से जहां तक आपने लाइन ड्रॉ किया वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो करंट का मैग्नीट्यूड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड से कम होगा, तो इसके लिए मैंने यहां पे ले लिया कि चलो मैंने मान लिया ये करंट का मैग्नीट्यूड है और ये उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड उससे ग्रेटर होगा तो उसका एम्पलीट्यूड हो गया ई नॉट, है ना। आपको दिख रहा है ना एरो, ये करंट रिप्रेजेंट करेगा, ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा। सेम लाइन पे दोनों है, इसका मतलब दे आर इन सेम फेज। अब हम किसके लिए आ जाते हैं, इंडक्टर के लिए। इंडक्टर की अगर आप बात करते हो तो इंडक्टर के लिए जो ईएमएफ हमने अप्लाई किया है तो वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो आपको करंट मिलता है वो हो जाता है आपका आई इज इक्वल टू आई नॉट दिस वॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इस केस में देखो करंट की वैल्यू माइनस पाई बाई टू है, माइनस पाई बाई टू का मतलब लैग कर रहा है, तो जो है आई लैग्स ई बाय पाई बाय टू, मतलब करंट ईएमएफ से पाई बाय टू अमाउंट से क्या करेगा, इतने एंगल से क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, लाइक अगर मैंने माना यहां पे सपोज फॉर एग्जांपल ये ना एंगल के टर्म में ऐसा ना सर फेजर डायग्राम में अगर आप ऐसे लेते हो तो इन्होंने कहा था आई लैग्स ई बाय पाई बाय टू। तो ऐसा हो सकता है मान लो कि आई यहां पे, ये आई है, तो अगर ये ई यहां पे फॉर एग्जांपल, तो अब उस हिसाब से देखो तो आई लैग करेगा ना, मतलब ईएमएफ के पहले है आई। लेकिन जब आप दूसरे फ्रेम में देखोगे तो ईएमएफ क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो आप बोल सकते हो यहां पे कि ई लीड्स आई बाय पाई बाय टू, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बट अभी पहले कैपेसिटर का डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इंडक्टर हो गया, रेजिस्टर हो गया, अब कैपेसिटर का देख लेते हैं। कैपेसिटर में भी हमने क्या किया, ईएमएफ अप्लाई किया। ईएमएफ जो अप्लाई किया वो क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट है वो हमको क्या मिलता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू मिलता है। तो इस केस में क्या होगा कि जो करंट है वो प्लस पाई बाय टू है ना, ईएमएफ से साइन ओमेगा टी है। तो ये क्या होगा, इसमें करंट क्या कर रहा है, करंट लीड्स ईएमएफ बाय पाई बाय टू। अब अगर मैं उसको उल्टा ले लूं तो अब यहां पे देखो, यहां पे इसका मतलब क्या होगा, करंट लीड्स ईएमएफ बाय टू। तो अगर करंट इस एक्सिस पे है तो ईएमएफ यहां पे होगा, है ना, मतलब तभी तो करंट लीड करेगा। सो अब ईएमएफ क्या करेगा उसके कंपेयर में, मतलब लैग करेगा। तो यहां पे क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें चाहिए। यहां पे ई क्या करेगा, ई लैग्स आई बाय पाई बाय टू। सो अब इनके लिए बाकी ये दो कंडीशन इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड विल सी। तो करंट हमने ना एक्स एक्सिस पे ही लिया हुआ है दोनों केस में, भले आप इंडक्टर की बात करो या आप कैपेसिटर की बात करो, और ये एलसीआर सर्किट है सबके केस में, क्योंकि कंपेयर करने में हमको आसानी होगा, इसके लिए हमने क्या किया, करंट इनके भी क्या ले लिया, एक्स एक्सिस पे ले लिया। तो हो गया आई नॉट करंट का। अब अगर मैं देख रहा हूं ईएमएफ, इंडक्टर के केस में ईएमएफ लीड्स बाय पाई बाय टू, तो 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री, मतलब इस लाइन से 90 डिग्री,
तो ये 90 डिग्री पे अगर लीड करेगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ लीड्स बाय पाई बाय 2। तो ये किसका ईएमएफ होगा, इंडक्टर का। तो इंडक्टर का ईएमएफ लीड्स बाय पाई बाय 2 आपको यहाँ पे कंडीशन मिल गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे क्या, ईएमएफ लैग्स बाय पाई बाय 2। लैग्स बाय पाई बाय 2 मतलब ऐसा हो गया, ये 90 डिग्री है, यहां से लैग्स पाई बाय 2। नेगेटिव एक्सिस, लीड के लिए पॉजिटिव एक्सिस पे और ये नेगेटिव एक्सिस पे। ठीक है, ये आपका आएगा माइनस पाई बाय 2 लैग के लिए। ये किसका है ईएमएफ, ये एम्पलीट्यूड ईएमएफ फॉर कैपेसिटर। अब ये तीनों कंडीशंस को हमें लेना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आपको ना रेजिस्टर लेना है, इंडक्टर लेना है और क्या लेना है, कैपेसिटर लेना है। ठीक है, तो आपको जैसे भी है, तो पहले मैं रेजिस्टर ले लेता हूं क्योंकि हमने पहले रेजिस्टर में डिस्कस किया हुआ है। फिर मैं इंडक्टर ले लेता हूं, देन आई विल टॉक अबाउट कैपेसिटर। ठीक है, सो ये रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर एंड कैपेसिटर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और ये पूरे सिस्टम को हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से। सो एसी सोर्स अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो क्या इंपैक्ट होगा, अब हमको ना वो फेजर डायग्राम को यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखना है कि मतलब व्हाट आर वी गेटिंग। तो एक चीज तो बहुत सिंपल सा है, तीनों के लिए क्या सेम है, तीनों के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो सेम है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम होगा क्योंकि सेम करंट फ्लो होता है ना सीरीज में, तो इस वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू हो गया आई नॉट हो गया, इसमें भी ये जो वैल्यू होगा ये आई नॉट हो गया इंडक्टर के लिए, क्योंकि तीनों के लिए करंट क्या होगा, सेम होगा, उनका डायरेक्शन भी सेम हमने ले लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, अब हमें लेना है ईएमएफ को। तो यहां पे देखो फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ किया, तो ईएमएफ क्या होगा, सेम फेज में है, तो मतलब इसका जो ईएमएफ होगा, रजिस्टर का एम्पलीट्यूड ईएमएफ ई नॉट आर इस डायरेक्शन में होगा। और इंडक्टर के लिए क्या था, लीड कर रहा था, तो इट वाज कमिंग ओवर हियर, तो इट वाज ई नॉट एल, और ये लीड कर रहा है तो प्लस पाई बाय 2, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लैग कर रहा है, करेक्ट। तो ये क्या कर रहा है, ये ई नॉट सी है, ये लैग कर रहा है कितने से, पाई बाय 2 से। तो ये हमारा डायग्राम होगा। अब इनको क्या करना, कलेक्टिवली लेगा, यू टेक इट एट वन प्लेस सो दैट नाउ वी कैन कंपेयर वेरी इफेक्टिवली। तो क्या होता था, अगर आपको याद होगा, जब हमने एलआर लिया था तो ये आर का जो फेजर डायग्राम है और एल के फेजर डायग्राम को कोइंसाइड कर दिया हमने। तो आई नॉट को हमने यहां पे ला दिया, तो जो ग्राफ मिला था, जो भी फेजर डायग्राम मिला था दैट वाज फॉर एलआर सर्किट। सिमिलरली हमने इस कंडीशन को यहां पे कोइंसाइड कर दिया, तो हमको सीआर के लिए मिला। अब क्या करना है, एलसीआर है तो ऑल थ्री को यू कंबाइन। सो आई नॉट, देखो ये आई नॉट तीनों के लिए क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। फर्क क्या है, ई नॉट आर का, ई नॉट एल और ई नॉट सी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे, तो तीनों के लिए जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सेम है। तो मैंने ले लिया, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो अब डायरेक्शन ऑफ करंट का मैग्नीट्यूड उसका जो ईएमएफ से कम है, तो ये मैंने यहाँ पे आई नॉट ले लिया। अब आप क्या बोल रहे हैं कि अब हमें क्या करना, तीनों के लिए कंडीशन लेना है। तो ये आई नॉट किसके लिए होगा, ये आई नॉट का डायरेक्शन होगा, रजिस्टर के लिए भी आई नॉट का डायरेक्शन होगा, इंडक्टर के लिए भी आई नॉट का डायरेक्शन होगा, कैपेसिटर के लिए भी, तीनों के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है। अब इनको कोइंसाइड करेंगे, तो यहाँ पे इसका ईएमएफ कितना होगा रजिस्टर का, तो रजिस्टर का ईएमएफ इज व्हाट, ई नॉट आर ऑन द सेम लाइन। बट इंडक्टर का जो ईएमएफ है वो क्या होगा, ई नॉट एल दैट इज अप, एंड कैपेसिटर का ई नॉट सी दैट विल बी डाउन, है ना। मैं इंडक्टर के लिए, तो ये करंट ये होगा, और इंडक्टर का जो ईएमएफ है, एम्पलीट्यूड ईएमएफ हमने यहां लिया, तो ई नॉट एल। और जो कैपेसिटर का एम्पलीट्यूड ईएमएफ है ये क्या होगा, ई नॉट सी हो गया यहाँ पे, करेक्ट। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल दे देते हैं। तो डिटेल क्या है कि जो ई नॉट आर है, मतलब एम्पलीट्यूड ईएमएफ फॉर दिस रजिस्टर, तो मतलब उसमें एम्पलीट्यूड करंट आई नॉट फ्लो होगा रजिस्टर आर से, तब आपको ये वैल्यू मिलेगा। सो एम्पलीट्यूड ईएमएफ फॉर इंडक्टर का हमने लिखना है, तो जब एम्पलीट्यूड करंट आई नॉट, मतलब जब आई नॉट आर से फ्लो होगा तो आपको ई नॉट आर मिला। जब आई नॉट करंट फ्लो होगा एल से, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एल का रेजिस्टेंस इज एक्स है, उसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। और फिर सिमिलरली कैपेसिटर पे आ जाते हैं हम, तो ई नॉट सी, उसमें करंट आई नॉट फ्लो रहा है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्स। तो ये कंडीशन हो गया, आपको ई नॉट आर, ई नॉट एल और ई नॉट सी की वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने क्या बोला है कि इफ हमें एक कंडीशन इमेजिन करना, क्या हमने इमेजिन किया कि एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर है एक्सी से, ये हमारा अजम्पशन है। एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल भी हो सकता है, बट राइट नाउ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हमने लिया है। सो अब ये क्या बोल रहे हैं, इनको एम्पलीट्यूड करंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई नॉट एक्सएल ग्रेटर देन क्या होगा, आई नॉट एक्सी। सो व्हाट विल हैपन, ये जो वैल्यू हो जाएगा ये क्या होगा, ई नॉट एल और ये ई नॉट सी। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट ये क्या होगा, ई नॉट एल विल बी ग्रेटर देन ई नॉट आर, ई नॉट एल विल बी ग्रेटर देन ई नॉट सी। ये वैल्यू ई नॉट एल हो गया, ये वैल्यू ई नॉट सी हो गया। सो अब इस पॉइंट पे ना ये फेजर डायग्राम में कैसे आएंगे, तो फेजर डायग्राम इज नथिंग बट रोटेटिंग वेक्टर। फेजर डायग्राम इज अ रोटेटिंग वेक्टर, तो उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो वेक्टर की तरह ट्रीट करने का मतलब है, देखो अभी आपको ये पता होगा कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स हमने अप्लाई किया F1 और इस पे एक और फोर्स अप्लाई किया हमने, वो हो गया F2। अब इमेजिन करो F1 की वैल्यू है 3 न्यूटन, देन यू इमेजिन F2 का वैल्यू है 10 न्यूटन, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड ना विच फोर्स विल बी मोर इफेक्टिव, 10 न्यूटन विल बी मोर इफेक्टिव।
तो जो बॉडी है कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ F2, बट व्हाट डू वी गिव दैट वेक्टर का नाम क्या होगा, F2 माइनस F1 होगा, करेक्ट। और उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 10 माइनस 3, दैट इज व्हाट 7। तो आप देख सकते हो ना, यहां पे अगर इक्वेशन टर्म में लिख रहे हो तो F2 माइनस F1 होगा, बट दिस इज ओनली वन वैल्यू, ये सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है। और हमें क्या करना है कि ग्रेटर माइनस स्मॉलर लोगे तब वो वैल्यू मिलेगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, ई नॉट एल और ई नॉट सी में से कौन सा ग्रेटर है, ई नॉट एल इज ग्रेटर इन कंपेयर टू ई नॉट सी। तो अब आप क्या करोगे, जो आपका रिजल्टेंट होगा विल बी द सेम डायरेक्शन। तो आपने यहाँ पे एरो और डाल दिया आपने, एंड व्हाट विल यू राइट इन ब्रैकेट, यहाँ पे आपने क्या लिखा, ये ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी, ये हो गया हमारा ईएमएफ। तो ये रिजल्टेंट ईएमएफ होगा बिटवीन ई नॉट एल एंड ई नॉट सी। तो ये दोनों को सिंप्लीफाई करके हमको एक ईएमएफ मिला है, इट्स वन ईएमएफ, लाइक ना 7 यहाँ पे जैसे वन वैल्यू है, वैसे इसके एक वैल्यू है, देयर इज अ वन वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या इक्वेशन टर्म में तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, इट्स अ वन वैल्यू। सो दिस वैल्यू एंड ई नॉट आर का हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो इनका रिजल्टेंट किधर होगा, तो इसका रिजल्टेंट विल बी ऑन दिस एक्सिस। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट ईएमएफ। तो ये रिजल्टेंट ईएमएफ का एम्पलीट्यूड होगा ई नॉट, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने किस तरह से डायग्राम को ड्रॉ किया है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। द मेन पॉइंट इज कि जो कौन सा करंट के रेस्पेक्ट में हम सब कुछ ले रहे हैं, करंट यहां पे सेम है, तो करंट इज सेम दिस। तो रिजल्टेंट ईएमएफ उससे कितना एंगल बनाएगा, तो उसको हमने ले लिया फाई। रिजल्टेंट ईएमएफ जो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ईएमएफ है वो फिक्स जो डायरेक्शन है दैट इज करंट, उससे हमें कितना एंगल बनाएगा, हमने उसको फाई ले लिया, ठीक है। अब बोल रहे हैं इसका इक्वेशन बनाओ, तो समझने वाली बात अगर ध्यान देना, इफ यू अंडरस्टैंड। तो जैसे अभी ये ई नॉट आर है, फाइन। जैसे अभी ये ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सिर्फ रजिस्टर था तो कोई इशू नहीं, इसको हमें एक्चुअली लिखना था ई आर इज इक्वल टू ई नॉट आर, वैसे लिखना चाहिए था हमको, है ना। अगर रजिस्टर है जैसे यहाँ पे होगा तो ये ई एल ई नॉट एल साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये देख लो जरा, अगर ये रजिस्टर के लिए तो मैं स्पेसिफाई करूंगा ई आर, देन मैं यहां लिखूंगा ई नॉट आर, ये होगा आई आर, देन आई नॉट आर, मतलब करंट तो सेम है, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे लिखना तो आप आई आर लिख सकते हो। सिमिलरली यहां पे अगर आपको लिखना है इंडक्टर के लिए, तो इसको आपने लिखा ई एल, तो ये क्या होगा ई नॉट एल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन चेंज होगा। ये क्या होगा ई सी, तो ये क्या होगा ई नॉट सी, क्योंकि यहां पे हमें बहुत स्पेसिफिक होके चलना पड़ेगा, है ना। जस्ट लाइक दैट आप कोई भी कंडीशन नहीं ले सकते हो। तो अब ये क्या करें कि ये ई नॉट आर के लिए आप देख रहे हो, ये लाइन का इक्वेशन, ये ई नॉट आर मतलब क्या होगा, रजिस्टर के ईएमएफ के बारे में बता रहे हो। तो क्या इक्वेशन है उसका, ध्यान देना जरा। तो जो ईएमएफ है रजिस्टर का वो क्या है, वो है ई नॉट आर साइन ओमेगा टी, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। ये वही बात है, इसी बात को सिर्फ रजिस्टर के लिए, तो उसके लिए सबके लिए क्या होगा, सब्सक्रिप्ट आर साथ में अटैच हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक तो ये हो गया, दूसरा किसका हमने रिजल्टेंट ई नॉट, इसका रिजल्टेंट है दूसरा ई नॉट एल और ई नॉट सी का। तो अब उसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, वो पॉइंट को आप देख लो जरा, ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि इनके लिए, अच्छा ये इस तरीके से लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको इधर लिखना है ई एल माइनस ई सी, ये इक्वेशन होगा ई एल माइनस ई सी, है ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो इक्वेशन में आएगा ये फेज के साथ में। तो ये होगा जैसे ई आर इज इक्वल टू ई नॉट आर, वैसे ई एल माइनस ई सी। अब इसका क्या होगा, इनका एम्पलीट्यूड लेना है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इट विल बी ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी। अब ध्यान देने वाली बात है, ये साइन ओमेगा टी, क्योंकि ना हम विद रिस्पेक्ट टू सेम एक्सिस ले रहे हैं, है ना, लाइक एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे साइन ओमेगा टी है। तो लेकिन ये क्या है ना, एक्स एक्सिस से कितना आगे तक चला गया, ये 90 डिग्री आगे चला गया, ठीक है, लीड कर गया 90 डिग्री, ये प्लस पाई बाई 2 हो गया, ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 2। तो अब तक ना जो ये सब फेजर डायग्राम वगैरह सब जो मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पे सब सारी चीजें इतने पार्ट तक समझने के लिए किया था, अब इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो एज आई सेड इट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर। अगर वेक्टर की तरह नहीं ट्रीट कर रहे तो उसको दो तरीके हैं, दोनों मेथड मैं बता देता हूं। जो एक मेथड है कि अगर आपके पास अब जो कोई इक्वेशन है y1, ये मैंने ना एलआर और सीआर सर्किट के टाइम पे भी बताया, तो मान लो ये a1 है और ये आपके पास साइन ओमेगा टी, और y2 का वैल्यू है आपके पास a2, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, प्लस माइनस जो भी हो, ठीक है, आप प्लस ही ले लेते कोई इशू नहीं, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना r का वैल्यू क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो ये दोनों वेव को ऐड कर दो तो सॉल्व करके आपको ये वैल्यू मिलता है। ये आपने 11th में किया है, मतलब जो फर्स्ट वेव है उसका एम्पलीट्यूड, जो सेकंड वेव है उसका एम्पलीट्यूड रेज टू 2, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड रेज टू 2, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड रेज टू 2, 2 टाइम्स फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड इनटू सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड इनटू कॉस। अब ना साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, उसके बाद में जो फाई है वो फेज डिफरेंस है, तो इनटू व्हाट, फेज डिफरेंस। अब इस तरह से कर सकते हो। यही फॉर्मूला आपको ना अगर दो वेक्टर होता, एक वेक्टर होता a1, दूसरा वेक्टर होता a2,
और उनके बीच का एंगल 5 होता है, तो उनका जो रिजल्टेंट r होता है फॉर एग्जांपल, तो आप सेम वे से सॉल्व करते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 बराबर। आप इसको ना या तो ये जो है ये बेसिकली हो गया इक्वेशन, वेव इक्वेशन के हिसाब से, मतलब एसएचएल के हिसाब से आपको सिंप्लीफाई कर सकते हो या वेक्टर के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, चॉइस आपका अपना है। हम ना दोनों हिसाब से देख लेते हैं। और अगर मान लो मैंने दोनों का स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर लेने का तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर टर्म में ले रहा हूं। तो देखो अभी ई आर मतलब ये ई नॉट आर और ये दोनों एम्पलीट्यूड का जो रिजल्ट है वो ई नॉट है बराबर। तो हम ना एम्पलीट्यूड के टर्म में देख रहे हैं, मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट एम्पलीट्यूड या सेकंड एम्पलीट्यूड और ये उसका रिजल्टेंट है बराबर। ये फर्स्ट एम्पलीट्यूड मतलब ये हो गया ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी, और ये तो हम विद रिस्पेक्ट टू इससे ले रहे हैं तो इसके हिसाब से देख लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट ईएमएफ है बता सकते हैं फ्रॉम फेजर डायग्राम, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से हमको ये कंडीशन मिल रहा है, फ्रॉम फेजर डायग्राम एंड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम फेजर डायग्राम एंड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये या तो फेजर डायग्राम यूज करो या तो इक्वेशन यूज करो, दोनों के हिसाब से। तो क्या होगा यहाँ पे जो फर्स्ट का एम्पलीट्यूड रेज टू 2 प्लस सेकंड का एम्पलीट्यूड रेज टू 2, तो वो कौन सी वैल्यू देगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज व्हाट, फर्स्ट का एम्पलीट्यूड रेज टू 2 प्लस जो सेकंड क्वांटिटी उसका एम्पलीट्यूड रेज टू 2, तो ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी उसका स्क्वायर हो गया प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट एम्पलीट्यूड ई नॉट आर है ना। देन सेकंड एम्पलीट्यूड क्या होगा हमारे पास, ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी इंटू वॉट कॉस। सो कितना एंगल का डिफरेंस है दो वेक्टर के बीच में, पाई बाई 2, यानी तो आप यहां से भी देखना है तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, फेज डिफरेंस के हिसाब से आप देख लो तो है कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या मिलेगा हमको, देखो वी गॉट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट आर स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा इन ब्रैकेट ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, इनकी वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। तो वैल्यूज इन द सेंस ई नॉट आर का वैल्यू हमारे पास है, ई नॉट एल और ई नॉट सी का वैल्यू है, तो लेट्स सी आपको मिलेगा देयरफॉर ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट आर का वैल्यू क्या है, आई नॉट है ना, तो आई नॉट का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, तो आई नॉट स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, करेक्ट। ई नॉट आर का वैल्यू आई नॉट आर, तो ई नॉट आर का स्क्वायर क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट में ई नॉट एल का वैल्यू क्या होगा, ई नॉट एल का वैल्यू होगा आई नॉट एक्सएल, ठीक है, माइनस आई नॉट इंटू वॉट एक्स सी का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, देयरफॉर आपने क्या किया यहाँ पे ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ये आई नॉट स्क्वायर ये आर स्क्वायर। अब यहां से पर्पसली आई नॉट को कॉमन ले रहे हो, आई नॉट स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा ये एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, आप आई नॉट स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हो, तो आई नॉट स्क्वायर को भी आप टेकन कॉमन एंड व्हाट इज इन द ब्रैकेट, ये होगा आर स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड में, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ई नॉट स्क्वायर का रूट ई नॉट हो गया, ये आई नॉट स्क्वायर का रूट आई नॉट होगा, ये मल्टीप्लाइड है ना, तो ये पूरे टर्म क्या होगा रूट में चला जाएगा। तो रूट में क्या मिला हमको आर स्क्वायर प्लस क्या होगा ये एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है यहां पे होगा ई नॉट और आई नॉट, हमने पहले भी किया हुआ है, कब किया है इन सारी चीजों को, हमने जब ओनली इंडक्टर सर्किट, ओनली कैपेसिटर सर्किट और एलआर सर्किट सीआर सर्किट में इस मेथड को हमने फॉलो किया। तो जब भी आपको ई नॉट और आई नॉट दिखा तो उसका आप रेशियो ले लो, तो ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। फिर आप मेंशन करते हो, आप क्या मेंशन करोगे कि ई नॉट अपॉन आई नॉट ये किसके सिमिलर है, सो आप बता दो ई नॉट आई नॉट सिमिलर टू व्हाट, रेजिस्टेंस है ना। आप बताओगे ई नॉट अपॉन आई नॉट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं कोई ऐसा टर्म बताऊंगा जो आपने इसके पहले क्या हुआ था एलआर और सीआर सर्किट में आपने यूज किया हुआ है उस कॉन्सेप्ट को, तो ये बोल रहे हैं देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू आपको मिलेगा ई नॉट अपॉन आई नॉट, ठीक है। अगर आपको देना है तो आप इक्वेशन नंबर मेंशन कर सकते हो, इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर, हमने कोई इक्वेशन नंबर 2 लिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको आप 3 ले लो, ठीक है। तो ये होगा z इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ है ना, ये वाला अंडर रूट ऑफ क्या होगा ये आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या होगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और आप मेंशन करोगे जेड के बारे में, तो जेड क्या हो गया, जेड इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, जेड इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीरीज
LCR सर्किट, ठीक है। अब उसके बाद स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे एक्चुअली ये पार्ट आप ऐसे करना, समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, एंड Z इज कॉल्ड एज, Z को क्या पढ़ेंगे हम लोग, Z इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस, है ना। ये टर्म को आपने पहले यूज किया हुआ है। अब इसके बाद आता है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है cos फाई, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो cos फाई का वैल्यू क्या होगा, तो cos फाई के लिए आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल को इसको कंप्लीट कर दो आप यहाँ पे, यू मेक इट कंप्लीट ट्रायंगल, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, सो ये जो साइड का वैल्यू है ईएमएफ वाले वैल्यू को फोकस करो, ये ई नॉट आर है दिस साइड का वैल्यू, एंड इसका क्या है, इसके ऑपोजिट में क्या है, इसके ऑपोजिट में है ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी है, ठीक है। ये आ गया वैल्यू आपका। तो अब क्या करना है, ये अगर आप उसमें cos फाई लेते हो, cos फाई का क्या है, cos फाई इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस है ई नॉट आर और हाइपोटेन्यूस क्या है, ई नॉट, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हमने बताया ई नॉट आर, बेस इज ई नॉट आर एंड हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है ई नॉट, ठीक है। अगर आपको समझना है तो यू कैन डू, तो ये cos फाई का वैल्यू क्या मिलेगा, सो ई नॉट आर का वैल्यू क्या है, आई नॉट आर हो गया, ई नॉट आर का वैल्यू आई नॉट आर, ठीक है। अब अगर आपको समझना है तो यहां पे इक्वेशन नंबर 3 देख लो, ई नॉट का वैल्यू, और ई नॉट का वैल्यू क्या है, ई नॉट का वैल्यू है आई नॉट अंडर रूट ऑफ क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप यहां पे ना ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड भी लिख सकते थे, ठीक है, वो मैंने मेंशन नहीं किया, कोई इशू नहीं। तो यहां पे आई नॉट कैंसिल हो गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो आर की वैल्यू आर है, बट नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखा है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, एक्सी होल स्क्वायर का वैल्यू जेड है, ये होगा आर अपॉन जेड। तो हमको मिल गया पावर फैक्टर का वैल्यू एज व्हाट, आर अपॉन जेड मिल गया। अब हमारे पास एक अलग वैल्यू आ जाती है tan फाई, है ना, डायरेक्शन के हिसाब से। तो tan फाई क्या होगा, tan फाई का परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, तो परपेंडिकुलर में क्या मिला आपको, परपेंडिकुलर में आपको मिला ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी अपॉन क्या मिला आपको, ई नॉट आर मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट। तो ई नॉट एल को हम कैसे लिखेंगे, ई नॉट एल इज नथिंग बट आई नॉट इंटू एक्सएल, और ई नॉट सी को आई नॉट इंटू एक्सी अपॉन का ई नॉट आर को आई नॉट इंटू आर। अब आई नॉट को कॉमन लेके कैंसिलेशन कर दो, आई नॉट कॉमन ले लो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan फाई का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, tan फाई फाइनली वी गेट इट एज एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन व्हाट, कैपिटल आर, ठीक है। ये है हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट व्हेन XL is greater than XC, when XL is greater than XC। अब मैं इस टर्म पे इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं, इसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होगा, व्हाट इफ XC is greater than XL, अगर XC XL से ग्रेटर हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसी डेरिवेशन में मैं करेक्शन करके आपको दिखा दूंगा, सो दैट विदाउट वेस्टिंग टाइम हम समझ जाएंगे कि अगर XC greater than XL होगा तो क्या होगा। तो यहां पे डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन होगा, व्हाट इज द करेक्शन द डायग्राम, दैट आल्सो आई एक्सप्लेन, ठीक है। सो एज यू कैन सी, ये जनरल फेजर डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। जनरल फेजर डायग्राम में क्या है कि ये जो कंडीशन तो वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये आपका करंट का ये डायरेक्शन हो गया, और ये हो गया आपका ईएमएफ अक्रॉस द रेजिस्टर, ये होगा एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर, दिस एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन चीजों को हम किसके हिसाब से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट में कोई वेरिएशन नहीं होगा, तो फर्स्ट पॉइंट विल बी सेम, सेकंड पॉइंट सेम, थर्ड पॉइंट सेम। अब यहां पे जो वेरिएशन है वो ये है कि ये क्या कह रहे हैं कि अगर एक्सएल और एक्सी में थोड़ा सा अगर हमने वेरिएशन क्रिएट कर दिया, तो वेरिएशन इन द सेंस क्या कि अगर ये बोल रहे हैं कि इफ एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, बराबर, तो जो एक्सी की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगा आई नॉट से, सिमिलरली एक्सएल का वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगा आई नॉट से, तो आई नॉट इंटू एक्सी का वैल्यू होगा ई नॉट सी, और आई नॉट इंटू एक्सएल का वैल्यू होगा आई नॉट एल, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर मान लो ना ई नॉट सी ग्रेटर है ई नॉट एल से, तो रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, जो ना F1 F2 का एग्जांपल हमने लिया था, F1 एंड F2 का, तो ये वैल्यू लेसर है, ये वैल्यू ग्रेटर है, तो मतलब जो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी ई नॉट सी, बराबर, माइनस क्या होगा, ये ई नॉट एल होगा, बराबर। तो ये वेक्टर होगा। अब रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट विल बी इन बिटवीन, इन बिटवीन कहीं पे होगा, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, वो हो गया ई नॉट, है ना। अब हम फेज डिफरेंस कैसे लेते हैं, फेज डिफरेंस का क्राइटेरिया अगेन वेरी सिंपल, आपको कंडीशन उसी हिसाब से लेना है कि ये जो फिक्स वाला कंडीशन है, मतलब करंट इज फिक्स्ड,
उसके साथ में रिजल्टेंट का जो एंगल बनेगा हो गया फाई। अगर मान लो कि अगर आपने इसको ना कंप्लीट एज अ ट्रायंगल अगर लेना है आपको, तो यू कैन टेक इट एज अ पैरेललोग्राम में टाइप में अगर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है ना, क्योंकि बाद में हमको तो कन्वर्ट करना ही है इस चीज को, ठीक है। तो ये जो है ये सेगमेंट का वैल्यू होगा ई नॉट आर, एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस सेगमेंट, ये किसके ऑपोजिट में है, दिस, उसके ऑपोजिट पैरेलल में वैल्यू क्या है, तो ये सेगमेंट का नाम होगा ई नॉट सी माइनस क्या होगा ई नॉट एल उसका वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं इसके हिसाब से, तो ई आर का वैल्यू क्या होगा ई नॉट आर साइन ओमेगा टी, बट अब जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या होगा ई सी माइनस ई एल ना, ये तो वैल्यू होगा ई सी माइनस ई एल, करेक्ट। जब ये ई सी माइनस ई एल होगा तो ये क्या होगा ई नॉट सी माइनस क्या होगा ई नॉट एल होगा, करेक्ट। और ये जो देखो अभी ध्यान देना जरा कि इस एक्सिस से जो ई आर वाली है उस एक्सिस से कितने एंगल पीछे जा रहा है, ये लैग कर रहा है ना, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। तो मतलब यहां पे क्या होगा कि ई नॉट सी ई नॉट एल वो क्या कर रहा है माइनस पाई बाई 2 यहां पे, ठीक है। और अगर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये पर्टिकुलर पार्ट ना अगेन जीरो में टर्न हो जाएगा, बराबर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पर्टिकुलर पार्ट अगेन हो जाएगा जीरो, समझ आ रहा है। वो प्लस माइनस जो भी वैल्यूज होगा उसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा जीरो ही मिलेगा, ठीक है। सो अब क्या हो गया कि आपको ये क्वेश्चन मिल गया, तो ई नॉट स्क्वायर है यहाँ पे अगर वो हिसाब से, तो फर्स्ट का एम्पलीट्यूड रेज टू 2, सेकेंड का एम्पलीट्यूड रेज टू 2, फिर 2 टाइम्स जो भी लेना था वो वैल्यू तो जीरो हो जाएगा 90 की वजह से, फेज डिफरेंस 90 की वजह से। तो ये जो था आपका क्या था, ये ई नॉट सी माइनस ई नॉट एल है ना। अब वो स्टेप हमने ऑलरेडी लिख लिया तो इसके कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दिस स्टेप को यू कैन इरेज। अभी ये क्या होगा ई नॉट स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, ये टर्म वैसे रहेगा। ये ई नॉट सी की जगह पे क्या होगा ई नॉट सी की जगह आई नॉट प्लस एक्सी, और ई नॉट एल की जगह पे क्या होगा आई नॉट एक्सएल। सिर्फ ना एक्सी और एक्सएल का पोजीशन क्या होगा एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहां पे एक्सी आ जाएगा, दिस प्लेस पे यू विल गेट एक्सएल, दिस प्लेस एक्सी एंड दिस प्लेस यू विल हैव एक्सएल, दिस प्लेस यू विल हैव एक्सी एंड दिस प्लेस यू विल हैव एक्सएल। सेम चीज आपको, कोई वेरिएशन नहीं, बराबर। फिर आप बताओगे ई नॉट अपॉन आई नॉट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस, तो ये क्या होगा रेजिस्टेंस ऑफर्ड की वैल्यू ये, तो ये हो गया एक्सी माइनस एक्सएल, ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो जाएगा ये रेशियो, तो इट इज कॉल्ड द इंपीडेंस। अब पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू का ई नॉट आर है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू का ई नॉट है, ई नॉट आर अपॉन ई नॉट। तो फर्क क्या होगा, ये आई नॉट आर होगा, बट नाउ व्हाट इज द वैल्यू फॉर ई नॉट, ई नॉट का वैल्यू का आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल है, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सएल, तो क्या होगा एक्सी माइनस एक्सएल, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर की वैल्यू को हमने क्या लिया, वहां पे जेड दिया हुआ है, तो ये इंपीडेंस है। तो आपको पावर फैक्टर की वैल्यू आर अपॉन जेड आएगा, जहां पे जेड का वैल्यू होगा आर स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सिर्फ ना वैल्यूज एक्सचेंज हो रहे हैं, तो पावर फैक्टर आर अपॉन जेड होगा। tan फाई की वैल्यू अगर आप लोगे तो tan फाई क्या होगा, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, परपेंडिकुलर होगा ई नॉट सी माइनस ई नॉट एल, यहां पे क्या होगा ई नॉट सी माइनस ई नॉट एल, तो क्या होगा ये ई नॉट सी का वैल्यू होगा आई नॉट एक्सी और ई नॉट एल का वैल्यू क्या होगा आई नॉट एक्सएल, तो फाइनली क्या हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल। बात समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर। अब ना एक पॉइंट है, जब आप नोटिस कर लोगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। मान लो एलसीआर सर्किट में हमने ना कैपेसिटर को रिमूव कर दिया, ठीक है, कैपेसिटर को आप रिमूव करोगे तो ये जेड के फॉर्मूले में क्या होगा एक्सी गायब हो जाएगा, तो माइनस ऑफ एक्सएल का स्क्वायर लोगे तो प्लस एक्सएल होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये अगर आपको पता होगा तो एलआर सर्किट होगा, कैपेसिटर अगर नहीं है तो एलआर सर्किट, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहां पे क्या होगा, वही होगा ना आर अपॉन जेड, तो उसमें से एक्सी की वैल्यू क्या होगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। यहां पे देखो tan फाई में तो कैपेसिटर नहीं है तो क्या होगा माइनस एक्सएल अपॉन आर है, तो ये माइनस का कोई मतलब नहीं, आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो एक्सएल अपॉन आर। आप एक बार चेक करो एलआर सर्किट में, आपको पता चलेगा कि यही वैल्यूज मिलेंगे। अब अगर मान लो सर्किट सीआर सर्किट है तो एल की वैल्यू नहीं है, तो एल नहीं होगा तो सारे एक्सएल वाले वैल्यू गायब हो जाएंगे, एक्सएल गायब हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर होगा, मतलब आर अपॉन जेड ही होगा वो, यहां पे होगा एक्सी बचेगा, एक्सी अपॉन आर। तो एलसीआर सर्किट के फॉर्मूले को भी यूज करके मैं एलआर और सीआर का इक्वेशन डिराइव कर सकता हूं, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। अब इसमें एक थर्ड कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन का ना, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है ना, उस पॉइंट को जब आप नोटिस करोगे तो बहुत बेहतर है। देखो अब ये जो डायग्राम है आपका, ये डायग्राम आपको लेना है तो आप उस तरीके से ही ले लो जैसा हमने कंसिडर किया था, ठीक है, कि ये ई नॉट एल हो गया, ई नॉट सी हो गया, ठीक है, और आपने यहां पे ले लिया करंट, करेक्ट,
ये हो गया ई नॉट सी, ये है आपका ई नॉट आर है, और ये क्या है आपका आई नॉट है। तो लेट्स सी कि क्या क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो होगा, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे, ये इक्वल होगा तो आई नॉट एक्सी और आई नॉट एक्सएल की वैल्यू इक्वल होगी, और ये क्या होगा, ये भी इक्वल होगा। आप एक्सी और एक्सएल एक्सी जो भी लिखना आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गए, जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब दे विल कैंसिल ईच अदर। और एक लाइन पे ना, मान लो कि अगर इनकी वैल्यूज इक्वल होती, जैसे कभी ना मान लो ये वैल्यू x है, x वेक्टर मैंने यहां पे ले लिया और यहां पे भी x वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कुछ अलग है, तो क्या होगा फिर, ये फर्स्ट वेक्टर रेज टू 2, सेकंड वेक्टर रेज टू 2, उससे सिंपलीफाई करो। तो सिमिलरली जब इनका ना, जब दो अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर एक्ट हो रहे होते हैं, उनका वैल्यूज उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो देन व्हाट विल हैपन, दे विल कैंसिल ईच अदर। तो अब जो सिस्टम में ना इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये होके भी सर्किट में नहीं होने के जैसे होंगे, इट विल बी लाइक दिस। अभी सर्किट ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए ना, वो गायब हो गए। तो अब आपका सर्किट ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन है कि रिजल्टेंट ईएमएफ किधर ड्रॉ करोगे, तो रिजल्टेंट ईएमएफ भी आपका ऐसी लाइन पे होगा, क्योंकि एक ही तो डायरेक्शन है और एक ही ईएमएफ है, तो ये होगा आपका रिजल्टेंट ईएमएफ। अब ध्यान से देखो, हम एंगल हमेशा ना ई नॉट और आई नॉट के बीच में निकालते हैं, तो अभी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो फाई का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जब फाई का वैल्यू 0 होगा, तो अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें जो चेंज हो रही हैं, क्या क्या चेंज हो रहा है उन चीजों को देखना। अब इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अब हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं जो हमें समझना है, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखो कि अगर एक्सएल एक्सी की वैल्यू इक्वल हो जा रही है, तो यहाँ पे कहा जेड इज इक्वल टू जो आया आपको ई नॉट अपॉन आई नॉट, ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, ये आर स्क्वायर होगा, वो वैल्यू 0 होगा, तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। तो जो जेड का वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, मतलब जेड और आर की वैल्यू इक्वल होगी। अब यहाँ पे मैंने देखा फाई का वैल्यू 0 है, बराबर। तो अब यहां से मैं देखते हैं कि हमको वो कंडीशन मिलता है क्या। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एक्सएल एक्सी की वैल्यू तो 0 होगी ना, ये वाली वैल्यू, ये मतलब ये वैल्यू का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि फाइनली हमको क्या मिल रहा है, हमें जो पावर फैक्टर का वैल्यू क्या मिलता है, हमको आर अपॉन जेड मिला ना। फॉर एग्जाम्पल आई एम गेटिंग आर अपॉन जेड, तो आर अपॉन जेड, तो जेड और आर की वैल्यू इक्वल होगी, तो ये भी क्या होगा, आर अपॉन आर ले लो, तो कैंसिल का वैल्यू होगा 1। तो कॉस की कौन सी वैल्यू 1 होगी, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो कॉस फाइव की वैल्यू 1 आ गई, तो क्या होगा, कॉस फाइव इज इक्वल टू कॉस 0, तो फाइव का वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया। एज यू कैन सी इट ओवर हियर, डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, और मैथमेटिकली भी आप उसको चेक कर सकते हो। अब अगर इसी बात को मैं यहाँ पे ना tan फाइव के हिसाब से चेक करूं, इफ आई चेक इट अकॉर्डिंगली tan फाइव, तो tan फाइव के हिसाब से भी देख लो आप जरा कि फाइव का वैल्यू कितना है। tan फाइव के हिसाब से देखो, ये एक्सएल एक्सी की वैल्यू इक्वल है तो 0 हो गया, 0 अपॉन आर। तो अब उस हिसाब से देखो तो tan फाइव का वैल्यू भी क्या हो गया, tan फाइव का वैल्यू भी 0 हो गया। तो अभी tan की कौन सी वैल्यू 0 होगी, tan 0 की वैल्यू 0 होगी, तो फाइव का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रहा है। तो एक ना स्पेसिफिक कंडीशन ही हो गया कि देखो ग्रेटर स्मॉलर में, वो तो आप ग्रेटर जब भी एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है या एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, तो आपको एक कंडीशन मिल रहा था। तो उस टाइम पे इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या था, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो रहा था, जब हम ना एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी ले रहे थे। बट अगर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होगा तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, और cos फाइव का फॉर्मूला हमको क्या मिल रहा था, आर अपॉन जेड होता है जनरली, तो ये होगा आर वैसे रहेगा, जेड की जगह हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और अगर मान लो मैं tan फाइव की बात कर रहा हूं, तो एक्सएल ग्रेटर है, तो यहां पे क्या होगा, ये एक्सएल होगा माइनस एक्सी होगा, अपॉन क्या होगा, ये आर होगा। और अगर ये एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होता तो एक्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता, बराबर। तो अगर आपको लिखना है तो आप कंडीशन लिख लो यहाँ पे। तो ये क्या है, जब ना एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है तब ये कंडीशन है, बराबर। लेकिन जब आपको वैल्यू मिल रहा है एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, तब आपको क्या मिल रहा है, तो जेड की वैल्यू आपको मिल रही है अंडर रूट ऑफ ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर मिल रहा है। कॉस फाइव का जो वैल्यू है, जनरल वैल्यू है आर अपॉन जेड, जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ, अच्छा ये एक्सएल माइनस एक्सी है, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, ये आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या होगा, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो लास्ट वाला होगा tan फाइव, अब एक्सी ग्रेटर है तो क्या होगा, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन क्या होगा, ये आर होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये सेकेंड कंडीशन हो गया, है ना, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब थर्ड कंडीशन को जो हमने डिराइव किया उसके बेसिस पर समझ लेते हैं। तो थर्ड कंडीशन के हिसाब से क्या है, जो हमने लिया है एक्सएल इक्वल टू एक्सी या एक्सी इक्वल टू एक्सएल, ये कंडीशन, तो उस टाइम पे जो जेड की वैल्यू है वो क्या होगा, आर होगा। और जो कॉस फाइव की वैल्यू होगी
वो 1 होगा, समझ में आ रहा है। और अब उसके हिसाब से जो tan phi का वैल्यू होगा वो 0 होगा, ठीक है। और अगर आगे एक्सटेंड किया हमने तो जो phi का वैल्यू है वो क्या होगा, 0 होगा। तो जब ये इक्वल होता है तब सर्किट सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है और फेज एंगल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब हमें ना ये जो लास्ट वाला कंडीशन है इसको थोड़ा सा और एम्फेसाइज करने की जरूरत है। सो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें समझना है वो ये है कि अगर हमने ना z की वैल्यू ले ली है तो अंडर रूट ऑफ ये हो गया आर स्क्वायर हो गया प्लस मैंने यहां पे लिखा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। मान लो मैंने बाय मिस्टेक ना एक्सी माइनस एक्सएल के लिए मैंने ये फॉर्मुला लिख दिया, मतलब यहां पे समझो कंडीशन है एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है और मैंने ये फॉर्मुला लिख दिया। विल आई गेट द रॉन्ग आंसर? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी आ गया है ना, अब एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है तो मतलब आपने क्या स्मॉलर नंबर माइनस बिगर नंबर, तो ये माइनस होगा, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब एक्सएल की वैल्यू को आपने थोड़ा सा और अगर एम्फेसाइज करते हो तो ये z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक होगा आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या होगा ये ओमेगा एल होगा माइनस एक होगा 1 अपॉन ओमेगा सी हो गया, है ना। एक्सएल और एक्सी की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब मान लो उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि ये आर स्क्वायर हो गया, जो ओमेगा का वैल्यू होता है वो था 2 पाई एफ, ये एल हो गया माइनस एक होगा 1 अपॉन ओमेगा वैल्यू 2 पाई एफ होता है तो ये 2 पाई एफ सी हो गया उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट, इस सर्किट में जो भी आपने ईएमएफ अप्लाई होगा आप करो, बोल रहे या तो एफ और या तो ओमेगा को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को ध्यान देना। तो इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि मैंने देखो यहां पे मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया मैंने एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल विच इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई एफ एल, और मैंने यहां ले लिया एक्सी। या एक काम करता हूं मैं यहां पे थोड़ा सा क्या पास पास बनेंगे, कंपैरिजन के लिए बहुत आसानी होगी, ओमेगा एल और यहीं पे एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यूज हमने ले लिया है वो किसका है, एक्सी का ले लिया है, ये 1 अपॉन ओमेगा सी या एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। और उसके बाद जो है कंडीशन को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, फोकस जो है ना फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी या ओमेगा किसी एक टर्म को। और ये फाइनली क्या बोल रहे हैं, यहां पे आपको लेना है एक्सएल माइनस एक्सी ले लो आप, या एक्सी माइनस एक्सएल जो भी रहेगा, ये ना मैग्नीट्यूड में ले लो, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जो वैल्यू ले रहा हूं बहुत ही हाइपोथेटिकल, वेरी हाइपोथेटिकल वैल्यू, ये उसको ना एकदम ट्रू वैल्यू से इमेजिन कर रहा हूं, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो कि मैंने ना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पहले 0 अप्लाई की, है ना। सो माय अजम्पशन इज कि पहले मैंने फ्रीक्वेंसी को ले लिया है 0, ठीक है। जब मैं फ्रीक्वेंसी को 0 ले लेता हूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, जब फ्रीक्वेंसी 0 होगा ना तो एक्सएल का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा, बराबर। और एक्सी की वैल्यू क्या होगा, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होगा, वो होगा इंफिनिटी। यहां पे जो डिफरेंस है ना वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब ये क्या बोल रहे हैं, मान लो आपने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा बढ़ा दिया आपने, तो ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की वजह से हो सकता है एक्सएल की वैल्यू, अच्छा फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, फ्रीक्वेंसी आपने 0 ले लिया तो ये होने से एक्सएल का वैल्यू 0 है, यहां पे एक्सी का वैल्यू इन्फिनिटी है, समझ आ रहा है। एक्सएल का वैल्यू 0, एक्सी का वैल्यू इन्फिनिटी, उनका डिफरेंस इन्फिनिटी हो गया। तो अब जब मैं फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, हो सकता है एक्सएल की वैल्यू आपको मिल जाए 1, हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है जो एक्सी की वैल्यू है, ये देखो ये वैल्यू ना थोड़ा सा बढ़ गया है और ये वैल्यू इन्फिनिटी से थोड़ा सा कम हो गया, हो सकता है। देखो इनफाइनाइट कोई ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट मतलब एक्चुअल में इनफाइनाइट, मैंने मान लिया कि इनफाइनाइट से एक वैल्यू कम हो गया तो उसकी वैल्यू ना 99 हो गई, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये 98 हो गया। एक और बढ़ा दिया तो ये 3 हो गया, ये 97। देखो अब ना बहुत ना एकदम प्रैक्टिकल मीनिंग में मत चले जाना कि अपना वैल्यूज पुट करके दिखाओ ये आता है क्या, मैं जैसे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रहा हूं। एंड व्हाट आई एम फाइंडिंग, ये टोटल ऐड करके 100 जैसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो गया। फॉर एग्जांपल अब इनका डिफरेंस मैंने निकाला, 99 माइनस 1 कितना हो गया, ये हो गया 98, 98 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 96, 97 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 94। अब ऐसे कंटिन्यू करते चले जाते हो। मान लो अब मैं पहुंच गया हूं कहां पे, 49 पे, ठीक है। 49 पे जब आप पहुंचोगे तो एक चीज है नोटिस करेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा ये वैल्यू कितना होगा, तो 1 प्लस 99 100 होगा, 2 प्लस 98 में 100 लेगा, ऐसे। तो 49 प्लस क्या होगा, यहाँ पे 51 क्रिएट होगा, बराबर, जनरेट होगा। तो 49 का वैल्यू कितना होगा, वो होगा 2, क्लियर। अब ये वैल्यू एक और बढ़ गया तो मान लो ये 50 हो गया, ये एक डिक्रीज हो गया 50 हो गया।
अब इनका डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। मतलब इस केस में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिला मुझे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यहां पे कोई फ्रीक्वेंसी होगा, मान लो उसकी वैल्यू एक्स होगी, तो एक्स फ्रीक्वेंसी पे ऐसा कंडीशन होगा कि एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या होगा, इक्वल हो गई। तो जैसे वो इक्वल हो गया तो एक्सएल एक्सी माइनस का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, जैसे एक्सएल एक्सी की वैल्यू इक्वल हुई, तो आपको पता है ना, जैसे एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल होगी, ये क्या होगा, सर्किट तुरंत रेजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहां पे कंडीशन ले लेते हो, इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, तो उस टाइम पे क्या होगा, जेड का वैल्यू किसके इक्वल हो जाता है, आर के इक्वल हो जाता है। तो सर्किट में इंडक्टर भी है, कैपेसिटर है, बट फिर भी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर का ही इफेक्ट दिखाई देता है आपको जब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल होगी। बोले अगर आप उसके आगे चले गए तो क्या होगा, मान लो फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दोगे तो इसका रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, 51 हो जाएगा, और ये अब कम होने लगेगा 49, और ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ये कितना होगा, मान लो 48 हो गया। अब समझने के हिसाब से देखो, अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है, बराबर। तो अब देखना यहां पे कि जब आप ना फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो, नोटिस करो आप क्या करना है, नोटिस करने वाली बात देखना कि जब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा, व्हेन आई एम इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को मैंने इंक्रीज किया, तो व्हाट डिड आई सी इन केस ऑफ एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। व्हाट डिड आई सी इन टर्म्स ऑफ एक्सी, आई सॉ कि एक्सी का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन व्हाट डिड आई सी इन टर्म्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी, मैंने देखा एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है। नोटिस करो इस बात को जरा कि जब आप ना फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये फ्रीक्वेंसी कौन से ऑर्डर में, इंक्रीज ऑर्डर, जब फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज कर रहे हो तो जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, समझ आ रहा है। तो जो इंपिडेंस का वैल्यू है ना वो क्या होगा, जेड की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, समझ आ रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। जैसे ये वैल्यू इक्वल हो जाता है वैसे जो इंपिडेंस का वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाता है, जेड के इक्वल, आर के इक्वल हो जाता है। फिर अगर मान लो इसके बियॉन्ड चले गए आप, है ना, अब मैं ना इस कंडीशन के आगे, मतलब इसके बाद भी मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं, तो अभी भी मैं देख रहा हूं कि एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अभी भी एक्सएल की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैं देख रहा हूं अभी भी एक्सी की वैल्यू क्या हो रही है, बट इसके बाद जब मैंने यहां पे देखा हूं ये पर्टिकुलर पॉइंट, इसके बाद का देखो ये जो डिफरेंस है ये 2 है 4 है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो डिफरेंस है ना वो क्या हो रहा है, द डिफरेंस अब जो है एक्सएल और एक्सी का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब इसका मतलब जो इंपीडेंस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये पूरे सिनारियो में आपको दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे एक टाइम ऐसा आता है जब ना इंपीडेंस डिक्रीज होता है, फिर क्या होता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो है इंपीडेंस का वैल्यू ना रजिस्टर के इक्वल हो जाता है, और उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो इंपीडेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो जो ये वाला कंडीशन, ये स्पेसिफिक कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो अब हमारा ये सब बस समझने के लिए है, तो अब हम करते हैं रेजोनेंस कंडीशन, और वो जो हमने कंडीशंस लिया है वो क्यों यूज करेगा आपको समझ में आ जाएगा और कहां यूज करेंगे। तो मैंने ले लिया रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन क्या है कि जब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल होगी तो रेजोनेंस कंडीशन होगा। तो ये एक्सएल का वैल्यू क्या ओमेगा एल, एक्सी का वैल्यू क्या 1 ओमेगा सी। आप क्या करो ओमेगा को एक जगह पे ले लो, तो ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना, ओमेगा ओमेगा, तो ये 1/LC हो गया। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया 1/√LC हो गया ना, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड में। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा होता है 2πf, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ये रेजोनेंस के कंडीशन के लिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस बोला, तो ओमेगा की वैल्यू को 2πfr, ये हो गया 2πfr, मतलब ये ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए 1/√LC। तो अब अगर मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लूं तो क्या होगा 1 ये 2π डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2π√LC, ये हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। समझ आ रहा है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा तो आप ये लिख लो एट रेजोनेंस, है ना, एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पे हमें क्या क्या दिख रहा है, रेजोनेंस में जो पहला पॉइंट हमने देखा वो क्या है, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल होगी। जो दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जो इंपीडेंस होगा वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो जो एलसीआर सर्किट है बिहेव्स एज अ रेजिस्टिव सर्किट, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो ना, एलसीआर सर्किट बिहेव्स एज रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कई बार ना आपको देखने को मिल जाएगा। अब ना इनका कोई मतलब नहीं है, ये पॉइंट हम समझ लिए, ठीक है। तो अब ये कंडीशन है कि रेजोनेंस कंडीशन का हमें क्या क्या मिलता है ना। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना आपको लग रहा होगा इस पॉइंट को हमें कहां यूज करना है, वो अभी मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
सो ए एक्सेल अब इसकी जरूरत नहीं है ना। जो थर्ड पॉइंट हमको समझ में आ रहा है कि जब ना जेड और आर की वैल्यू इक्वल हो गई, वो देखो हमने ना थर्ड कंडीशन लिया था एलसीआर वाले डेरिवेशन में। फर्स्ट कंडीशन एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी, सेकंड कंडीशन एक्सी लेस देन एक्सेल, सॉरी एक्सी ग्रेटर देन एक्सेल, और जो थर्ड कंडीशन वो सेकंड कंडीशन था। थर्ड कंडीशन क्या था? एक्सी एंड एक्सेल इक्वल। तो जब ये इक्वल था तब ये कंडीशन है, तो उस टाइम पे हमको cos फाइव का वैल्यू कितना मिला था? 1। तो पावर फैक्टर होगा यूनिटी। इससे आप बताओगे पावर फैक्टर क्या हो गया? यूनिटी। ठीक है। और जो फोर्थ कंडीशन को मिला कि जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 0 होगा। नो लीड नो लैग, है ना, सेम फेज। करेक्ट। अब जो फिफ्थ कंडीशन है, अगर एक्सएल एक्सी की वैल्यू इक्वल है तो ईएल और ईसी की वैल्यू भी क्या होगी? इक्वल होगी, बराबर। और जो सिक्स कंडीशन है, मतलब जो ईएमएफ हम अप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू जो ईएमएफ रजिस्टर की होगी क्या होगा? सेम होगा। ये है अप्लाइड ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ, और ये जो रजिस्टर का ईएमएफ है क्या होगा? सेम होगा, है ना। ये है ईएमएफ अक्रॉस आर। ठीक है। अब इसको हम ना एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं, इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट। अब ये क्यों होता है उस पॉइंट पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है। अब हम आ जाते हैं ग्राफ पे। तो एक ग्राफ हमारा किसके लिए है? ध्यान देना जरा। ये ग्राफ मैंने ले लिया, इस ग्राफ में मैंने अभी लिया है ओमेगा, फॉर एग्जाम्पल ओमेगा। इसी ग्राफ में मैं थोड़ी वैल्यू चेंज करूंगा, आप समझ जाओगे। मान लो ओमेगा की मैं फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैंने सारी चीजों को प्लॉट किया है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो ओमेगा भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? 2πf होता है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, ओमेगा भी इंक्रीज होगा। तो अभी क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को आपने क्या क्या इंक्रीज किया, आपको जेड पे फोकस करना है। तो क्या होगा? यहाँ पे ये ऐसा है, ये किसके लिए? इंपिडेंस है, और ये फ्रीक्वेंसी। तो ये बहुत ही हायर उसका रेजिस्टेंस है, इंपिडेंस है, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जेड की वैल्यू ना मिनिमम हो जाती है ऐसे, यहाँ पे। तो ये जब ना ये मिनिमम हो रहा है उस टाइम में जेड की वैल्यू किसके इक्वल हो गया? आर के इक्वल हो गया। और दूसरा जो पॉइंट हमको समझ में आ रहा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू वो इक्वल होगी, है ना। एक्सएल की वैल्यू जब इक्वल होगी तो जेड का वैल्यू होगा आर के इक्वल हो जाएगा। अब उसके बाद जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो जेड की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इट इंक्रीजेस लाइक दिस। समझ में आ रहा है? ये जो है फ्रीक्वेंसी, इसको आपने ले लिया है एफ आर। मान लो अगर आप ओमेगा के टर्म में लिखते तो ये ओमेगा होता, अगर आपको लिखना होता तो ये ओमेगा का, तो ये ओमेगा आर, है ना। अगर आपको करेक्शन करना था आप ओमेगा और ओमेगा आर भी कर सकते हो, दैट्स फाइन। इज दैट क्लियर? ये हो गया इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। अब मैं ग्राफ में थोड़ा सा वेरिएशन क्रिएट करता हूं। अब मुझे किसके लिए ग्राफ चाहिए? करंट के लिए चाहिए और फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए, कि व्हाट इज द इफेक्ट। तो रेजोनेंस कंडीशन, अब ना वो एक्सेप्टर सर्किट क्यों बोलते हैं, उस पॉइंट पर में आना है। तो हमने वापस से ले लिया ये यहां पे, ठीक है। अब हमने क्या किया? यहां पे फ्रीक्वेंसी मैंने ले लिया, आई एम नॉट टेकिंग ओमेगा राइट नाउ, आई एम टेकिंग फ्रीक्वेंसी। आप ये फ्रीक्वेंसी अप्लाइड एंड यू आर स्टडीइंग करंट। तो एज यू कैन सी ना, व्हेन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, इंपीडेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब इंपीडेंस डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा ना। दैट इज ओनली क्राइटेरिया। आई इज व्हाट? आई इज ईएमएफ अप्लाइड अपॉन व्हाट? जेड। ठीक है, चाहे जो भी सिनारियो में होगा। तो अब ये क्या होगा? स्टार्टिंग में व्हाट विल हैपन? करंट, बिकॉज इंपीडेंस इज मैक्सिमम। इंपीडेंस मैक्सिमम होगा तो करंट क्या होगा? मिनिमम होगा। जैसे जैसे आप आगे इंक्रीज कर रहे हो तो एक पॉइंट आता जब ना इंपीडेंस मिनिमम होगा, मतलब ना इंपीडेंस मिनिमम, मतलब इस पॉइंट पे मिनिमम। जब इंपीडेंस मिनिमम है, व्हेन इंपीडेंस इज मिनिमम, एट दिस कंडीशन जेड का वैल्यू किसके इक्वल होगा? आर के इक्वल होगा। एक्सएल का वैल्यू एक्सी के इक्वल होगा, करेक्ट। और जो करंट होगा ना सर्किट में वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम करंट विल फ्लो इन द सर्किट एट दैट मोमेंट। और फिर क्या होता है? अगर आप उसके आगे भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, करंट स्टार्ट डिक्रीज। क्यों करंट डिक्रीज होगा? क्योंकि उसका इंपीडेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ना, ये देखो अब आपको समझ में आ रहा है ना, एक पर्टिकुलर सेगमेंट तक की चीजों को ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब ये क्या कह रहे हैं? करंट को आपने यहाँ पे आई नॉट बाय रूट टू ले लो, आई नॉट बाय रूट टू। तो अब उसके हिसाब से आपने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो है एक्सिस यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसको आप ले लो F1 ले लो, इसको आप F2 ले लो। और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये आपको मैक्सिमम करंट दे रहा है वो हो गया FR रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और F1 से लेके F2 तक का जो डिस्टेंस है ना, अगर मान लो कि F1 से FR
ये जो वैल्यू है डेल्टा एफ है, उतनी ही वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे डेल्टा एफ, और जो टोटल वैल्यू होगा 2 डेल्टा एफ, इसको हम क्या बोलेंगे, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ मतलब ना इस रेंज में कोई फ्रीक्वेंसी अगर आप अप्लाई करते हो तो सर्किट एक्सेप्ट करेगा, उसमें करंट फ्लो आपको सिग्निफिकेंट दिखेगा, मतलब यू कैन सी द करंट का फ्लो प्रॉपर्ली इफेक्टिवली, डिवाइस आपका फंक्शन करेगा। बट अगर उससे लो फ्रीक्वेंसी आपने अप्लाई किया तो उसको यूज नहीं करेगा, उससे हाई फ्रीक्वेंसी आपने अप्लाई कर दिया उस बैंडविड्थ से ज्यादा तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसी रेंज की चीजों को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ना जैसे 93.5 ना रेड एफएम 93.5 बजाते रहो, ये होता है मेगा हर्ट्ज, है ना। तो अगर आपने देखा होगा ना आपके रेडियो जब भी आप चालू करते हो तो ये 93.4 है ना, 93.6 मतलब 93.4 से उसका रेंज मिलना स्टार्ट हो जाता है, 93.6 तक मिलेगा, तो ये हो गया उसका बैंडविड्थ। समझ आ रहा है। तो अब इस बैंडविड्थ के बीच में ही ये चैनल आपको मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा, उसके बाद में नहीं मिलेगा। दूसरे चैनल मिल सकते हैं बट ये चैनल आपको 93.4 के पहले नहीं मिलेगा और 93.6 के बाद नहीं मिलेगा, बट 93.4 से लेके 93.6 के रेंज में आपको मिल सकता है। बट एग्जैक्ट उसका वैल्यू कितना, 93.5 है। 93.5 पे आपको रेडियो का जो है जो भी उस पर मैसेज लॉन्च हुआ है वो क्लियरली सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि ना आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हो, उस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो देखो एक्सएल एक्सी की वैल्यू इक्वल होने से क्या फर्क पड़ता है ना। देखो अभी जैसे कि ये z इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट ऑफ ये है आर स्क्वायर प्लस क्या है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। मान लो अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट होता है ना, अगर ये वैल्यू 0 नहीं होता तो इनका कोई तो कुछ डिफरेंस होता, तो आर स्क्वायर में वो वैल्यू क्या हो जाता, ऐड हो जाता, तो ये क्या होता, इंपीडेंस की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती तो करंट थोड़ा कम होता। बट जैसे ये इक्वल होते हैं तो ये 0 हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर का ही रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। तो मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है सर्किट उस टाइम पे जब रेजोनेंस कंडीशन होता है। जब मिनिमम रेजिस्टेंस होता है तो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, तब आपका वो चैनल क्या होता है, रेजोनेंस क्रिएट करने की वजह से क्या होगा, ये साउंड आपको सुनाई देगा, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देती है। तो जैसे कोई एक पर्टिकुलर मैसेज है, जैसे अभी मुझे ना डिसाइड करना है कि मैं एक पर्टिकुलर चैनल में लेता हूं, ठीक है, उस चैनल का मैंने ना फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लिया कि मतलब 93.5 हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उसके अकॉर्डिंगली एल और सी सेलेक्ट करना है सर्किट में। तो क्या होगा कि जैसे आप उस फ्रीक्वेंसी को सेट करोगे वो ऑटोमेटिकली रेजोनेंस में सेट हो जाएगा। मतलब ये एल और सी की वैल्यू आपको इस तरीके से लेना है, पहले तो आप रेजोनेंस का ये ले लिया आपने, उसके हिसाब से मान लो आपने इंडक्टर डिसाइड कर लिया, तो कैपेसिटर क्वेश्चन मार्क है, तो आपने इस फ्रीक्वेंसी के लिए इस इंडक्टर के लिए कितना कैपेसिटर वो डिसाइड कर लिया। तो जब आप उस सेट को यूज करोगे तो जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी पे आप पहुंचोगे ऑटोमेटिकली एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल हो जाएगी और मैक्सिमम करंट सर्किट से फ्लो होगा। सो देखो रेजोनेंस कंडीशन को ना मैं एक बार बहुत सिंपल टर्म में बता देता हूं। रेजोनेंस कंडीशन में आपके पास एक कैपेसिटर की वैल्यू होगी, एक इंडक्टर की वैल्यू होगी, वो वैल्यूज ऐसे सिलेक्टेड होते हैं कि उनका एक्सी और एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा जब उनका अपना रिएक्टेंस लेते हो। तो अब अगर उन वैल्यूज को लेके, उस एल और उस सी को लेके अगर आप ना फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हो तो मतलब उस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल होगी और एलसीआर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर ही इफेक्टिव होगा और आपको सर्किट में मैक्सिमम करंट मिलेगा। सो आई होप जो भी चीजें मैंने आप तक समझाई वो आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे जैसे F1 F2 मैंने लिया है, वैसे आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा आर भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, वंस अगेन जो मैंने आप तक समझाया है होप कि आपको समझ में आया होगा। सो ये टॉपिक्स आपके लिए कंप्लीटली नया है, ये आपने पहले नहीं किया हुआ है और जो जनरल टर्म्स है उससे काफी हटके, जैसे नॉर्मली हम रेजिस्टेंस वगैरह लेते हैं वो चीजें तो हमको समझ में आ रही है, बट ना इंपीडेंस वगैरह आने के बाद ना हम थोड़े से कंफ्यूज होने लगते हैं। तो क्या है कि इसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। थैंक यू।